स्टूडेंट, आई होप आपका पेपर आज अच्छा गया होगा। ठीक है, सोशल फार्मेसी का कल आपका पेपर है, उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस तैयार किए हैं। एक बार इसको देख के जाइएगा। उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स स्कोप। माइक्रोबायोलॉजी है क्या और इसके स्कोप क्या, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एजेंट विच आर टू स्मॉल टू बी सीन। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो देखने में क्या हो बहुत छोटे, वी आर नॉट एबल टू सी विथ द नेकेड आई। नॉर्मल आंखों से मुझे नहीं दिखता है, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड द स्पेशलिस्ट विच कंडक्ट दीज स्टडीज इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और ऐसे स्पेशलिस्ट जो इसकी स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवरीवेयर एंड दे में बी फाउंड इन कॉलोनीज एज वेल एज। ठीक है, ऐसे वो ऑर्गेनिज्म जो क्या हो बहुत टाइनी ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, ये डेफिनेशन है क्लास 8 से आप पढ़ते 6 से पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, मीन्स माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, टर्म माइक्रोबायोलॉजी किसने दिया था फर्स्ट टाइम? लुईस पास्चर ने दिया था टर्म माइक्रोबायोलॉजी। ओके, नाउ का टॉक बात करते हैं, इसके स्कोप की बात करते हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? ठीक है, so microbiology has an impact on medicine, agriculture, food science, ecology, genetics, biochemistry, immunology and many other fields. ठीक है, माइक्रो देखा जाए तो आज की डेट में मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फूड साइंस, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, इवन जो वैक्सीन वगैरह भी किससे बन रही है? आपके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बन रही हैं। तो इनकी स्टडी हम किस में कर रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी में कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी में क्या है? डील्स विद द डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड आइडेंटिफाई एंड प्लान मेजर टू एलिमिनेट एजेंट कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी क्या करता है? ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करता है जो ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या कर रहे हैं? डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट, इन एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी ऑब्वियस है कि मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी में हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं एनिमल में या प्लांट्स में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन एग्रीकल्चर and it helps in combating the plant disease that attack important food crops. ठीक है, किस में हेल्प मिल रहा है कि देखा होगा जो लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं तो डिफरेंट सीजन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस प्लांट्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है जो उनका प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से हम इन सब प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स टू प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फूड, है ना, एंड ट्रांसमिशन ऑफ फूड बॉर्न डिजीज एंड दे आर ऑल्सो यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक फूड सच एज चीज़ हो गया, आपका योगर्ट हो गया, पिकल्स हो गया, ये सब किससे मिल रहा है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका स्कोप हो गया। फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये है तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज एपिडेमोलॉजी? एपिडेमोलॉजी बताइए और उसका एम क्या है? ठीक है, एपिडेमोलॉजी का एम्स क्या है? ठीक है, क्या है एम? तो एपिडेमोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन and it is defined as study or distribution and determinants of health related state or event in a specified population and the application of this study to control the health problem, that is called epidemiology. ठीक है, देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में बात करें तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? ये ह्यूमन पॉपुलेशंस में एक पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन जब किसी भी डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशंस और जो फैक्टर है जो उसके कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, इश्यूज़ वगैरह हैं, ठीक है, इसकी स्टडी करना एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में। ठीक है, एंड अलॉन्ग विथ फिर उसके प्रिवेंशन एंड क्योर की भी बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द एम ऑफ? ठीक है, एम क्या है एपिडेमियोलॉजी का? टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ डिजीज प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन।
क्योंकि ह्यूमन का पॉपुलेशन बहुत बल्क लेवल पे है ना, तो डिज़ीज़ भी ढेर सारी हैं, ठीक है। तो तो डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसका कॉज क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, नेमाटोड्स है, आर्थ्रोपोड्स, फंगस है, क्या है, ठीक है। देन क्या क्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करना, फिर देन उसका क्योर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में वो होना, फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सारा कुछ किस में स्टडी करते हैं हम, एपिडेमियोलॉजी में। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, टू आइडेंटिफाई द एटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर, दैट इज कॉल्ड एटियोलॉजी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका, to provide the data essential for planning, implementations and evaluations of various health programs। उसके रिगार्डिंग क्या हो गया, जैसे पोलियो की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पोलियो को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई किया। फिलहाल तो अभी तो इंडिया में पोलियो नियर अबाउट इंडिया पोलियो फ्री हो गया है ना। कैसे फ्री हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया, इसे आइडेंटिफाई किया गया पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, फिर पर्टिकुलर पॉपुलेशन से एज ग्रुप को स्पेसिफाइड किया गया कि स्पेशली किस एज ग्रुप में, तो चाइल्ड में स्पेशली हो रही है, ठीक है। देन उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, प्लानिंग किया, डोर टू डोर क्या किया गया। पहले क्या एक सेंटर बनता था, वहाँ लोग जाके पोलियो का पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिलाते थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, डोर टू डोर, उस प्लान में क्या किया, इसमें प्लानिंग किया, फिर इम्प्लीमेंटेशन किया, देन इवोल्यूशन ऑफ वेरियस हेल्थ और प्रोग्राम्स, ठीक है। और फिर क्या किया, सारा का डेटा कलेक्ट किया कि आज की डेट में कितने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला दिया गया है, ठीक है। देन उसके बिहाफ पे इन्होंने क्या किया, किसी भी पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस को क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ किस में स्टडी करना है, एपिडेमियोलॉजी में, ठीक है। एक बार आप थोड़ा सा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इसका एप्लीकेशन यूज़ क्या है, तो इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजी वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड ईजली व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़। हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं कि डिजीज़ का कारण क्या है, वायरस से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है, ठीक है, उसको हम एपिडेमियोलॉजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प टू डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन का जो हेल्थ है वो किसके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एपिडेमियोलॉजी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। हेल्प्स टू कंट्रोल द डिजीज़ ट्रांसमिशन। किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई डिजीज़ अगर स्प्रेड हो गई, ट्रांसमिट हो गई है, तो विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजी हम उसकी स्टडी करके उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, it helps to it helps in studying history of disease। एपिडेमियोलॉजी में क्या होगा, आपको डिजीज़ की पूरी हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ हुआ था, फिर किसकी वजह से हुआ था, पहला पर्सन कौन था जिससे ये चीज़ें स्प्रेड हुई थी, ठीक है, फिर किस एज ग्रुप को इसने अफेक्ट किया था, वर्ल्ड में किस एरिया में ज़्यादा ये इफेक्ट था, फिर कितने लोग की डेथ हुई, ठीक है। सारा कुछ कौन से वैक्सीन के लिए काम करती है, सारा कुछ स्टडी किस में कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी में। नाउ हेल्प्स इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग हेल्थ प्रोग्राम्स ऑन एविडेंस बेसिस। जो पुराने एविडेंस उस बेसिस पे क्या करते हैं, हेल्थ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो एड इन द completing the clinical report of any disease, like it help in the evaluating the terminological use in the epidemiology। now एपिडेमियोलॉजी में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, सो इसकी बात करते हैं। ओके, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट है गाइस, वन एक फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता ही है, ध्यान से पढ़िएगा। एंडेमिक, व्हाट इज एंडेमिक, द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट विद इन अ गिवन पॉपुलेशन ग्रुप। एक छोटी पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप में, ठीक है, कोई डिजीज़ लगातार प्रेजेंट है, ठीक है, और जियोग्राफिकल एरिया, एक कोई जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, विदाउट इम्पोर्टेशंस फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। जैसे कॉमन कोल्ड की बात करें, कॉमन कोल्ड क्या है आपका, दैट इज़ एंडेमिक। एक पर्टिकुलर घर में किसी को हुआ सर्दी जुकाम बुखार, तो क्या होता है, घर एक हुआ तो 2 3 4 लोग, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में 200 मीटर 200 मीटर क्या 10 20 से 30 मीटर के दायरे में ही क्या डिजीज़ होती है, वो कॉमन कोल्ड स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एंडेमिक, यानी ऐसा डिजीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो, स्प्रेड हो। और बात करते हैं एपिडेमिक की, ठीक है।
जस्ट उल्टा होगा। एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन एंड डेराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन और प्रोपोगेटेड सोर्सेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। ऐसे डिजीज जो क्या हो, कुछ पर्टिकुलर एरिया में, जैसे चिकनगुनिया फीवर बीच में चला हुआ था, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, स्प्रेड हो गया, तो उसे क्या बोला गया, एपिडेमिक बोला गया। नाउ टॉक बात करते हैं स्पोडिक। स्पोडिक डिजीज़ क्या है? द कॉज ऑकर्स इरेगुलरली, hazardly from time to time and generally infrequently, that is called polio। स्पॉटिक डिजीज यानी ऐसे डिजीज़ क्या हो रहा हो, रेगुलर तो नहीं हो रहा बट कभी कभी हो रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है गाइस, हैज़ार्डली होना चाहिए बट ठीक है, देख लीजिएगा आप इसको। दैट्स कॉल्ड स्पॉटिक डिजीज़, ठीक है। द कॉज ऑकर इरेगुलर, कन्फर्म रेगुलर नहीं रहेगा बट कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड इरेगुलर, ठीक है। कोई फ्रिक्वेंसी में नहीं है कि इसी एज ग्रुप में होना है। नाउ पैंडेमिक डिजीज़ की बात है। पैंडेमिक पता ही कि एन एपिडेमिक विच स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एक देश से दूसरे देश में जो स्प्रेड हो जाए और होल वर्ल्ड, दैट इज़ कॉल्ड पैंडेमिक डिजीज। जैसे कोविड-19 है आपका, ठीक है, इट वॉज द पैंडेमिक, है ना, पैंडेमिक था ये। नाउ टॉक अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज़। व्हाट इज़ द कम्युनिकेबल डिजीज़? तो दे आर ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तो जो स्प्रेड हो, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। कल एग्जाम में आने वाला है, तैयार रखिएगा। दीज आर दोज डिजीजेज विच कैन ईजिली ट्रांसमिट, ठीक है, जो आसानी से क्या हो, स्प्रेड हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कहाँ होगा, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दे कॉज स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, टच। एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता, फैल सकता है, फूड के थ्रू भी हो सकता है, टच के थ्रू भी हो सकता है। ऐसे डिजीज़ को क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, कैसे हो स्प्रेड होगा ये, कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट होगा। तो कौन कौन सा पॉजिटिव एजेंट है कम्युनिकेबल डिजीज़ का? तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, जैसे आपका diphtheria, tetanus, typhoid, tuberculosis, cholera. All these are the bacterial diseases. Now talk about the viral disease, that is a mumps, measles, polio, smallpox, chickenpox, rabies. All these are the viral disease. Viral से होने disease हैं ये, ठीक है। Now protozoan, talk about the protozoan disease. Protozoan disease किससे हो रही हैं? Okay, just like the malaria, amoebiasis, कालाजार, all these are the protozoan disease, प्रोटोजोआ से हो रहा है ना। नाउ टॉक अबाउट द हेलमिंथेस डिजीज, जैसे एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस, लीवर रॉट, ऑल दीज आर द हेलमिंथ डिजीज, ठीक है, हेलमिंथेस से हो रहा है। नाउ फंगल डिजीज के बाद रिंग वर्म है, एथलीट फूड्स, दीज आर कॉज बाय द फंगल। नाउ रिकेट्सियल डिजीज, दैट इज टाइफस फीवर, क्यू फीवर, सॉरी ट्रेंट फीवर, ये भी क्या आपका रिकेट्सियल डिजीज़ है, ठीक है, देख के जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ओके, नाउ न्यूट्रिशंस भी इम्पोर्टेंट है, कल पेपर पूछ। डिफाइन न्यूट्रिशन, आप इजी आप कर सकते हैं बट तब भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दिस इंक्लूड सप्लीमेंट्री फीडिंग एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रोफिलैक्सिक एजेंट, ठीक है, ऐसे एजेंट जिसके थ्रू हम क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं, कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो विटामिन ए डिफिशिएंसी एंड कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिशन, एनीमिया। All families in the community are surveyed to identify children below the age of 6 and pregnant and nursing mothers by providing supplementary feeding, ठीक है। आइडेंटिफाई किया गया विटामिन की डिफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो देखा गया कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में, जैसे चिल्ड्रन जो है 6 साल के नीचे या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या नर्सिंग मदर हैं, ठीक है, इन्हीं क्या न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी ने उन पर, इसीलिए क्या किया कि इन्हें सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोवाइड की गई। द आंगनवाड़ी अटेम्प्ट्स टू ब्रिज द कैलोरिक गैप बिटवीन द नेशनल रिकमेंडेड एंड एवरेज इनटेक ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन लो इनकम एंड डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई, जिसमें जो पॉवर्टी लेवल से बिलो कर रहे हैं उन्हें क्या किया गया, ऐसे वुमेन्स या बच्चों को क्या किया, आंगनबाड़ी से जोड़ दिया गया। वहाँ पे गवर्नमेंट टाइम इनके लिए न्यूट्रिशंस फूड आइटम्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीनियस आइटम्स वगैरह भेजते रहते हैं, जिससे टाइम टू टाइम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों या कम्युनिटी तक पहुँचाते हैं। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट, इसी का पॉइंट है। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशन सर्वेलेंस आर टू इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन, कि
ग्रोथ में क्या इफेक्ट हो रहा है और न्यूट्रिशंस क्या उन्हें मिल रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, गवर्नमेंट के अंडर सर्विलेंस में होता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, टाइम टाइम डॉक्टर की टीम है वो जांच करती है कम्युनिटी में जाके। ओके, नाउ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 3 years or age of weigh once a month and children 3 to 6 years of age are वे क्वार्टरली। इसका क्राइटेरिया क्या है कि ऐसा लोग जो आंगनबाड़ी से जुड़े हैं, तो बच्चे जो 3 साल के हैं तो एक बार उन्हें क्या महीने में एक बार उनका वेट किया जाता है, और जो बच्चे 3 से 6 साल के बीच में हैं उनका क्या होता है, क्वार्टरली, यानी 4 महीने में एक 3 महीने में एक बार जो है इनका वे किया जाता है। एंड वेट फॉर द एज ग्रोथ कार्ड्स आर मेंटेन फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिलो 6 years। 6 साल से जितने नीचे बच्चे सबका एक वेइंग कार्ड को मेंटेन किया जाता है। And this help to detect the growth and faltering and helps in assessing nutritional status। इससे क्या पता चलता है कि बच्चे के 3 महीने में कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है, उसमें कितना गिरावट हुई है, सारा कुछ उस कार्ड से आइडेंटिफाई होता है। देन उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसी में पॉइंट था अभी बचा हुआ था, बिसाइड सीवियरली malnourished चिल्ड्रन आर गिवन स्पेशल सप्लीमेंट्री फीडिंग and are referred to medical services। ठीक है, ऐसा बच्चा जिसे क्या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन जरूरत है, बहुत कम ही न्यूट्रिशन जिसको मिला बच्चा को, ठीक है, उसको क्या करते हैं, स्पेशल सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस ये तो था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को डेवलप किया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है क्या, इसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल कब इसको लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS scheme represent one of the world largest and most unique program for early childhood development। ठीक है, ICDS is the foremost symbol of India's commitment to her children। ठीक है, इंडिया में 1975 में ही क्या था, ये प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च कर दिया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम, ये पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इसको इसका जो तारीख है, सन है, वो याद रखिएगा। नाउ India responds to the challenge of providing preschool educations on one hand and breaking the vicious cycle of malnutrition। इसलिए जितने भी प्राइमरी के जो स्कूल्स हैं सब में क्या होता है, बच्चों को एजुकेशन मिलता है, साथ में न्यूट्रिशन भी मिलता है, खाना भी उनको ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का मील वहाँ उनको मिलता है। मॉर्बिडिटी, डेथ रेट रिड्यूस, लर्निंग कैपेसिटी एंड मॉर्टेलिटी ऑन द अदर। ठीक है, सारा कुछ क्या कर रहा है, गंदा जो है वहाँ पे गंदगी वगैरह सब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बच्चों में खासकर डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। कौन सा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके लिए क्या बनाया गया था, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जा रहा था बच्चों को। क्या था, चिल्ड्रेन 6 मंथ टू 5 ईयर, 6 मंथ से लेके 5 ईयर का जो बच्चा है उसे डेली 200 मिलीग्राम आयरन और 100 मिलीग्राम फॉलिक एसिड चाहिए होता फॉर 100 डेज़ के लिए, अगर उसे क्या करना है, प्रॉपर ग्रो करना है, बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रॉपर बना रहा है। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट है सर्वे, ये भी गवर्नमेंट का ही डेटा है पूरा। नाउ स्कूल एज चिल्ड्रन 6 to 10 ईयर, 6 से 10 साल के बच्चा, उसको 300 मिलीग्राम आयरन डेली चाहिए और 200 मिलीग्राम फॉलिक एसिड 100 डेज। नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द, दैट इज़ एडोलसेंट गर्ल। ठीक है, जो यंग बच्चे हैं उनमें क्या है, 100 मिलीग्राम आयरन पर डे प्लस 500 मिलीग्राम फॉलिक एसिड 100 डेज के लिए चाहिए होता है, यानी 3 महीने तक लगातार उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड करनी, ताकि उनके क्या हो, ग्रोथ सफ़र ना करे। नाउ क्या लिमिटेशंस हैं प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन मदर के लिए, तो 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन एंड 5 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम क्या होगा, फॉलिक एसिड होगा, यहाँ पे मिस हो गया है, 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड 2 से 3 महीने के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। ठीक है, टाइम गवर्नमेंट बहुत रिसर्च प्रोग्राम लाए हैं ताकि आयरन की डिफिशेंसी से एनीमिया होता है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कंट्रोल हो सके, उसको कंट्रोल करने के गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, कब किया, 1917 में, 1970 में, बीइंग टेकिंग अप बाय द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ।
किस लिए बनाया गया? ताकि मैटरनल यानी मदर और बच्चे की दोनों की हेल्थ क्या हो, अच्छी हो। डिवीज़न ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसने बनाया था? फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री की एक डिवीज़न, दैट इज़ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ थी, ठीक है। नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ RCH programs. Available studies on the prevalence of nutrition anemia in India show that 65% of infants and toddlers, 60% 1 to 6 years of age, and 88% adults and girls, and 85% pregnant women, ठीक है। ये क्या था आपका आज की डेट में जो अवेलेबल न्यूट्रिशन की जो स्टडी की गई डेटा है, ठीक है। एनीमिया का देखा गया कि इंडिया में 65% बच्चों में एनीमिया की प्रॉब्लम देखी गई, 60% टोटल यानी 1 से 6 के एज ग्रुप में देखा गया, एंड 88% यंग एज की जो गर्ल्स है उसमें 88% एनीमिया की प्रॉब्लम पाई गई, एंड 85% प्रेगनेंट वुमेन में एनीमिया की डिजीज़ को शो किया गया, ठीक है। नाउ रोल ऑफ द फार्मासिस्ट, जो आप लोग हैं, आपका क्या रोल है? कोई भी डिजीज़ अगर फैल रही तो उसको कैसे रोकेंगे? तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली प्लानिंग लिटरेचर्स, बीइंग अ काउंसलर, स्प्रेडिंग मैसेज अबाउट स्मॉल फैमिली फॉर्म नॉर्म्स, असिस्टेंट क्लाइंट इन डिसीजन मेकिंग, ये सारा कुछ क्या करना चाहिए? फार्मासिस्ट को लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, डी एडिक्शन काउंसलिंग करनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। सारा कुछ किसका पार्ट है? आपका नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का पार्ट है। नाउ व्हाट इज़ द नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कल एग्ज़ाम के बिहार पे। सो बेस्ड ऑन दीज अलार्मिंग फिगर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। देख रहे हैं डायबिटीज़ कितनी तेज़ से फैल रहा है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने किया कि पायलट बेसिस ड्यूरिंग 7 to 5 year प्लान 1987 इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटका। ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया इंडिया में? 1987 को। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे? तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर कर्नाटका में लॉन्च किया गया, ठीक है। नाउ 90 एक जब सर्वे तो 1995 से 1960 में देखा गया 12 lakhs वर एलोकेटेड, और 1970 से 98 में देखा 1 करोड़ वर एलोकेटेड, ठीक है। इतने लोगों को इसका फ़ायदा मिला है, इसलिए लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। कब स्टार्ट किया था नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम? 1987 में स्टार्ट किया था। कहाँ पे स्टार्ट किया था? तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटका में स्टार्ट किया था, ठीक है, नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? चलिए ये भी पूछता है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव वाज? तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इसका था कि प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क सब्जेक्ट एंड अर्ली इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ एजुकेशन। कि डायबिटीज़ को क्या करना है? रोकना है, ठीक है। कैसे? तो आइडेंटिफाई हाई रिस्क के ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको आइडेंटिफाई करना और डायबिटीज़ को रोकना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का पार्ट है, दैट इज़ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी कंसिडरिंग हाई रिस्क ग्रुप, ठीक है। क्या किया गया? इसका अर्ली डायग्नोसिस किया गया। आज की डेट में हर दूसरे तीसरे पर्सन को क्या है? डायबिटीज़ हो गई है गाइस, बहुत डेंजरस है। गवर्नमेंट ने तो स्कीम कब की लॉन्च की हुई है, बट लोग अभी क्या हो रहे हैं? अवेयर नहीं हो रहे हैं। बट बीइंग अ फार्मासिस्ट आप सबको अवेयर होना है खुद भी और लोगों को जागरूक करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और इसका क्या मोटिव है? तो प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक मेटाबॉलिक कार्डियोवास्कुलर रीनल एंड ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज। डायबिटीज़ होने के बाद क्या क्या हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, इवन देखने में भी क्या होता है? किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फिजिकल अटेनमेंट एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए डायबिटिक जो भी पेशेंट है? फिजिकल वर्क ज़रूर करना चाहिए, उसे वॉक ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। ये गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज पार्ट ऑफ द हैंडीकैप डायबिटीज़ पीपल्स। अब जो डायबिटीज़ हैं और हैंडीकैप है तो उनका रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट क्या किया? ढेर सारे प्रोग्राम लॉन्च किए। व्हाट इज़ रोल ऑफ फार्मासिस्ट? हर जगह फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंकरेज क्लाइंट फॉर सेल्फ ब्लड ग्लूकोज। लोग क्या करते हैं? अवेयर, अरे छोड़ो यार क्या चेकअप करें, पता चला शुगर निकल भी आएगा तो एक टेंशन हो जाएगी, यार मुझे डायबिटीज़ हो गया। ऐसा नहीं करना है। आप
क्या कर, लोगों को आपको इनकरेज करना है, एक बार चेक तो कर लीजिए, फिर आप क्या करिएगा, प्रिवेंशन करिएगा, जो भी चीज़ें आप खाने में कंट्रोल करिएगा, फिजिकल वर्क करिएगा, इनकरेज करना चाहिए फार्मासिस्ट को। नाउ ट्रैकिंग एंड एडवाइस देम एनी कॉम्प्लिकेशन टू इन्फॉर्म देम। लोगों को टाइम टाइम के एडवाइस करना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा कोई रिलेटेड इशू आ रहा है तो आप मुझे मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। नाउ एजुकेट अबाउट ड्रग रिलेटेड इश्यूज़। लोगों को ड्रग रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। कौन करेगा ये काम? आप सभी फार्मासिस्ट करेंगे। ओके, नाउ गिविंग स्पेशलाइज एजुकेशन टू देम। नाउ मॉनिटर ब्लड प्रेशर, वेट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो डायबिटिक पेशेंट है उनका टाइम टाइम ब्लड प्रेशर, उनका वेट, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक करना चाहिए। इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट रेगुलर एग्ज़ाम। और पेशेंट को क्या करना चाहिए? रेगुलर एग्ज़ाम के लिए बार बार मीन्स आफ्टर 1 ईयर में क्या करना चाहिए? उन्हें रिकॉल करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजीज़ मैनेजमेंट। किस डिजीज़ कैसे मैनेज करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। नाउ मेजरिंग ब्लड शुगर इन फार्मेसी फॉर अर्ली डायग्नोसिस। नाउ गाइडलाइन द मेडिकेशन रूटीन के बारे में भी उनको बताना चाहिए कि हाँ आपको कब कब चेकअप कराना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटीनेटल केयर केसेस प्रेफरली बिफोर द 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। भाई अगर बेबी है, बच्चे प्रेगनेंसी की बात है 10 वीक से पहले, तो ऐसे लोग को क्या करना है, डायबिटीज़ अगर है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ओके, डिफाइन एंटीनेटल केयर। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करता हूँ।